इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक रिव्यू। पहले आप लोगों को मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि सिस्टमैटिक रिव्यू होता क्या है। सिस्टमैटिक रिव्यू में हम ये करते हैं कि हम कुछ एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। बेस्ड अपॉन दैट क्राइटेरिया हम लिटरेचर सर्च करते हैं और उस लिटरेचर को हम फिल्टर आउट करते हैं, मतलब एक किसी भी इंक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू हम उसको नैरो डाउन करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास को 4000 आर्टिकल्स थे स्टार्टिंग में जब हमने सर्च की थी, तो एट द एंड जब हम अपना क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो लास्ट में हमारे पास डिपेंड करता है हमारे क्राइटेरिया के ऊपर 10, 20, 40 और 50 मैक्सिमम आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास रह जाते हैं। सो बेस्ड अपॉन दोज आर्टिकल्स हम एक सिस्टमेटिकली रिव्यू करते हैं उनको और उनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइंडिंग्स और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल टर्म्स के अंदर हम इसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू। इसके लिए आपको डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च होती है आप उसी में से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर तो आप सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हैं तो फिर आपको डाटा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप में से कोई एडवांस जाना चाहता है, कुछ ज़्यादा एडवांस काम करना चाहता है, तो वो सिस्टमैटिक रिव्यू के बाद हम उन्हीं आर्टिकल्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, विच इज़ नोन एज मेटा एनालिसिस। तो अगर हम सिर्फ लिटरेचर रिव्यू करते हैं कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करके, इंक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करके, और उसमें से हम फाइंडिंग्स और कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो हमारा सिस्टमैटिक रिव्यू होगा। बट अगर हम उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके एनालिसिस भी करते हैं, सो दैट विल बी आवर मेटा एनालिसिस। सो लेट मी ब्रीफली टेल यू कि हम बात करेंगे सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है सिस्टमैटिक रिव्यू में और ट्रेडिशनल रिव्यू में, सिस्टमैटिक रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम सिस्टमैटिक रिव्यू को परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन है सिस्टमैटिक रिव्यू की। सिस्टमैटिक रिव्यू इज ए रिव्यू इन व्हिच देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्च फॉर रेलेवेंट स्टडीज ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक and those identified are then appraised and synthesized according to predetermined and explicit method। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, उस क्राइटेरिया की बेस पे हम उस रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं, नैरो डाउन करते रहते हैं। एट द एंड हमारे पास जो आर्टिकल बच जाते हैं, बेस्ड अपॉन दोज आर्टिकल्स हम फिर कुछ फाइंडिंग्स ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, और दैट इज नोन एज systematic review. So these are the steps in a systematic review. We start with research question, which is most important thing when we are talking about systematic review. After that we have certain eligibility criteria. बस याद रखें ये research question हमारी help करता है eligibility criteria define करने के लिए। eligibility criteria का मतलब है कि हम डिफाइन करते हैं हम इस एज से इस एज तक के जो आर्टिकल के अंदर रिस्पोंडेंट्स हैं, अगर इस किसी भी आर्टिकल में फॉर एग्जांपल हम 40 to 60 का एज ग्रुप लेना चाहते हैं, हमने ये क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया कि अगर किसी रिसर्च आर्टिकल ने 40 to 60 के एज ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को लिया हुआ है तो वो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। फिर हम जेंडर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर क्या हम मेल लेना चाहते हैं या फीमेल लेना चाहते हैं, या बोथ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर किसी स्टडी में हमने इस क्राइटेरिया सेलेक्ट किया बोथ का और किसी स्टडी ने सिर्फ मेल्स पे रिसर्च किया तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे और हमारे क्राइटेरिया में नहीं आती। तो क्राइटेरिया की हम डिटेल में आगे चल के बात करते हैं। जब क्राइटेरिया डिफाइन हो जाता है फिर आप लिटरेचर सर्च करते हैं। तो लिटरेचर सर्च के थ्रू आप जो हैं आपको जितने आर्टिकल्स मिलते हैं उसमें अगेन हमारे पास एक क्राइटेरिया है नैरो डाउन करने का, कुछ हमारे पास गाइडलाइंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और उन गाइडलाइंस के थ्रू हम इस लिटरेचर को सर्च करने के बाद इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद हमारे पास फिर कुछ टूल्स आते जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम उस रिसर्च की क्वालिटी असेसमेंट करते हैं, और फाइनल स्टेप हमारे पास होता है कि हम जो फाइंडिंग्स हैं उनको प्रेजेंट कर देते हैं। तो आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हम रिसर्च क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके बाद हम सर्च करते हैं लिटरेचर, देन वी गो टूवर्ड्स स्क्रीनिंग के बाद क्वालिटी असेसमेंट, और फिर प्रेजेंटिंग हम अपनी जो कंक्लूजन है, फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स हैं, उनको हम शेयर कर देते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू क्यों करना चाहिए, व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट, लाइक
अगर हम बात करते हैं एक आम लिटरेचर रिव्यू की, इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं सिस्टमेटिक रिव्यू से, तो ये समराइज करती है लिटरेचर को, नॉट ए सिंगल लिटरेचर बट द रिसर्च आर्टिकल्स जो हम नैरो डाउन करते हैं उनको ये समराइज करती है। इसमें बायस कम होता है। बायस का मतलब है कि चांस ऑफ एरर इसमें कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टडीज़ जिनमें चांस ऑफ एरर ज़्यादा होता है, इसमें चांस ऑफ एरर कम होता है। और इस स्टडी की पावर ज़्यादा होती है। पावर इसलिए ज़्यादा होती है, मैं आगे चल के आपको एक हायरार्की भी दिखाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम कैटेगराइज करें आर्टिकल्स को तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी स्टडी होती है। तो सिस्टमेटिक रिव्यू जो है वो सेकंड लास्ट है, मेटा एनालिसिस जो होते हैं वो टॉप पे आते हैं। मतलब सिस्टमेटिक रिव्यू सेकंड पे हैं और मेटा एनालिसिस टॉप पे आते हैं। और लास्टली हमें इससे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी मिल जाती है। लाइक डिफरेंट आर्टिकल्स को रिव्यू करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ आर रैपिडली रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल नैरेटिव रिव्यूज़। ट्रेडिशनल नैरेटिव रिव्यूज़ वो रिव्यूज़ हैं जैसे हम एक नैरेटिव होता है कि आप एक स्टोरी सुनाने के अंदाज में रिव्यू लिख देते हैं, उसमें से आप कुछ एनालिसिस नहीं करते, कुछ आप सिंथेसाइज नहीं करते हैं, जस्ट आप लिटरेचर दे देते हैं कि इस स्टडी के अंदर इतने पेशेंट रिपोर्ट हुए थे, ये ट्रीटमेंट दिया और ये फाइंडिंग थी। जबकि सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर आप एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं डिफरेंट स्टडीज़ को आपस में रिव्यू करवाने के बाद। और अभी हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सिस्टमेटिक रिव्यू में और ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू में। सो यू कैन फाइंड कि सिस्टमेटिक रिव्यू में वी हैव हाई एविडेंस। हाई एविडेंस इसलिए होती है कि बहुत सारी स्टडीज़ मर्ज हो रही होती हैं, हमने एक क्वालिटी असेसमेंट क्राइटेरिया सेट किया होता है। इसमें जो स्टडीज़ होती हैं लो क्राइटेरिया की, जिनका स्कोर कम होता है, उनको हम एक्सक्लूड करते जाते हैं। इस वजह से सिस्टमेटिक रिव्यू में एविडेंस जो होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द लिटरेचर रिव्यू, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता है लिटरेचर सेट करने का। तो सेकंड बात यह है कि हम अगर मेथड की बात करें तो सिस्टमेटिक स्टेप्स अकॉर्डिंग टू ए डिटेल प्रोटोकॉल। सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर हम स्टेप वाइज प्रोसेस से चलते हैं, एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, कुछ क्राइटेरियाज बनाते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। वाइल टॉकिंग अबाउट लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। हमें जैसे जिस तरह का लिटरेचर मिलता है हम उसको कोट करते जाते हैं, उस क्राइटेरिया को हम फॉलो नहीं करते हैं, किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। बायस इज़ द टेक्निकल एरर, चांस ऑफ एरर। सिस्टमेटिक रिव्यू में बायस कम होता है जबकि लिटरेचर रिव्यू में बायस बहुत ज़्यादा होता है। सिस्टमेटिक रिव्यू को फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर आपको कोई ऑलरेडी पब्लिश्ड सिस्टमेटिक रिव्यू मिलता है जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि वो कितना पुराना है। इफ़ दैट इज़ ओल्ड इनफ के 3, 4, 5 साल भी पुराना है, तो आप उसी टॉपिक पे एक नया सिस्टमेटिक रिव्यू लिख सकते हैं, बिकॉज 4 से 5 साल में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं जो कि आप अपनी स्टडी के अंदर कोट कर सकते हैं। जबकि लिटरेचर रिव्यू जो है ये आप इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू जो है इसका नैरो स्कोप है, वाइल लिटरेचर रिव्यू इज हैविंग वाइड स्कोप। अच्छा, ये हमारे पास एक हायरार्की है जो हमें बताती है कि कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जिनकी क्वालिटी बेहतर है और कौन सी हैं जो कि हमारे पास बॉटम पे आती हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा आइडिया है आप लोगों को स्टडी डिज़ाइंस का, देन वी स्टार्ट विद दीज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। सबसे बॉटम पे जो स्टडीज आती हैं दोज आर जो बॉटम पे स्टडीज आती हैं वो ऑब्जर्वेशनल हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम होती है। इसके बाद आती हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और आरसीटी। और आरसीटी के बाद फिर क्रिटिकल अप्रेजल्स आते हैं और देन सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। यू कैन सी कि मेटा एनालिसिस इज ऑन द टॉप। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ एविडेंस देखते हैं, क्वालिटी ऑफ रिसर्च देखते हैं, उसमें जो मेटा एनालिसिस है उसको टॉप पे रखा जाता है। उसके बाद सिस्टमेटिक रिव्यूज़ आते हैं, देन क्रिटिकल अप्रेजल्स, आरसीटीज़, और फिर लास्ट में हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आती हैं जिसमें क्रॉस सेक्शनल हैं, केस सीरीज़ हैं, केस स्टडीज़ हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर इन द लास्ट।
So we won't go into the detail of the meta analysis, but आपको simply मैं बता देता हूँ meta analysis होता क्या है. Quantitative evidence synthesis, a process of combining multiple studies together to give one effect size with a large power. अब इन टर्म्स की आपको समझ नहीं आई होगी, मे बी अगर तो आपने इनको कुछ पहले पढ़ा है तो आपको समझ आ गई होगी. इसका मतलब ये है, सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं तो हम 3 या 4 स्टडीज से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उनके पूल्ड रिजल्ट को हम शो करते हैं. पूल्ड रिजल्ट ये है कि हमने जितनी भी स्टडीज़ को कंबाइन किया था, जिनसे हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया था, उन सब स्टडीज़ की बेस के ऊपर हम एक नया रिजल्ट जनरेट करते हैं और उस रिजल्ट की बेस पर हम अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. सो दैट इज़ मेटा एनालिसिस. जैसे यहाँ पे दिखाया 1 2 3 स्टडीज़ हैं, हम उनको कंबाइन करते हैं और उनका कंबाइन इफेक्ट देखते हैं. सो दैट विल बी मेटा एनालिसिस. ओके, नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यूज़. डिपेंड करता है कि हम कौन सी वाली स्टडीज़ को शामिल करना चाह रहे हैं, किन के ऊपर हम किनका हम सिस्टमेटिक रिव्यू करना चाह रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स, तो इस तरह की जो सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, इसको इंटरवेंशनल रिव्यू कहते हैं. इसमें आप तमाम की तमाम वो स्टडीज सेलेक्ट करते हैं जो कि पहले RCT कंडक्ट हुई हुई है, आपने उसका सिस्टमेटिक रिव्यू किया और आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया. जो इसमें सेकंड टाइप है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं. आप सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का, कोहार्ट स्टडीज़ का या केस कंट्रोल स्टडीज़ का. ये एक तरह से हमारा क्राइटेरिया सेट हो जाता है. जब आप कहते हैं मैंने सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल लेने हैं, तो फिर आप नैरो डाउन कर देते हैं अपने क्राइटेरिया को. इसके अलावा कोई स्टडीज़ आती हैं तो वो आप एक्सक्लूड करते जाते हैं. सिमिलरली जब आप कहते हैं कि आपने ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ लेनी है, तो फिर आप RCTs को एक्सक्लूड करते जाते हैं, या फिर आप डायग्नोस्टिक रिव्यू भी कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट डायग्नोस्टिक रिव्यू, अगर आपने कोई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी देखनी है, उस पर सिस्टमेटिक रिव्यू करना है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल सर्च करेंगे और डायग्नोस्टिक रिव्यू हो जाएगा. सो द स्टेजेस ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू. डेवलप ए फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन, आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आ रही है जिसकी बेस के ऊपर आप एक नई रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप देखना चाहते हैं जो टॉडलर्स हैं, जो न्यू बॉर्न्स हैं, उनमें ओबेसिटी क्यों आ रही है. तो मे बी आप मदर की डाइटिंग हैबिट्स देख सकते हैं, या देयर माइट बी सम जेनेटिक कनेक्शन विद ओबेसिटी ऑफ ए चाइल्ड. तो वो हमारे माइंड में एक रिसर्च क्वेश्चन आता है, जिसको हम थोड़ा सा फॉर्म में लाने के बाद एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट करते हैं. आफ्टर दैट वी गो थ्रू द लिटरेचर सर्च, वी सेलेक्ट द स्टडीज़, वी असेस द क्वालिटी ऑफ दो स्टडीज़, एंड देन वी एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम दो स्टडीज़. एंड फाइनली अगर हमें मेटा एनालिसिस करना है तो हम एनालाइज करते हैं रिजल्ट्स को. अदरवाइज हम फाइंडिंग्स हमारे पास जो आती हैं स्टडीज़ की, उन्हीं को प्रेजेंट कर देते हैं अपने रिजल्ट्स में. एंड फाइनली वी ड्रॉ कंक्लूजन्स. सो दीज आर द स्टेप्स. वन बाय वन इन स्टेप्स को देखते हैं हम. आपको फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन बनाना है. यहाँ पे मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में बताया है कि रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है. सो रिसर्च क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन that a research project sets out to answer. Example, the same example जो मैंने आपको दी है, what maternal factors are associated with obesity in toddlers. और लास्ट वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसमें है, is yoga as effective as traditional physical therapy in reducing lymphedema in patients who have had head and neck cancer treatment. सो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी ट्रीटमेंट मेथड आता है जिसका इफेक्ट आप किसी डिजीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं, तो आपका रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन हो जाता है. अगर आप कहते हैं कि आपको रिसर्च क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपके माइंड में, तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, आप इसका लिटरेचर गो थ्रू कर सकते हैं, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा कि आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाना है. So research question guides the author in working through many stages of systematic review process. एक दफ़ा अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन फाइनल हो जाता है, तो उसकी बेस पे आप अपना इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं. उसी की बेस पे आप लिटरेचर सर्च करेंगे, आप स्टडीज़ सेलेक्ट भी करेंगे और उनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, और फाइनली आपका एनालिसिस भी होगा. So this is final criteria which you should use while selecting your research question. Your research question should be feasible. Feasible mean is possible.
ईजिली एक्सेसिबल हो और हो सके। अगर कोई कहता है कि मैंने किसी और कंट्री की पॉपुलेशन में जाके कोई डिजीज़ देखनी है जो हमारे मुल्क में नहीं है, तो ये टॉपिक में भी हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। उसके लिए ज़रूर हो सकता है जो वहाँ पे उस कंट्री में रहता है। इट शुड बी इंटरेस्टिंग, आपके इंटरेस्ट से मैच करना चाहिए। नॉवल मीन्स के यू मस्ट क्रिएट समथिंग न्यू। अगर एक ही टॉपिक चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें कोई नोवेलिटी नहीं होगी। एथिकल इशू कोई नहीं होना चाहिए, और लास्ट में जो है दैट शुड बी रेलेवेंट। ये चीज़ें यूजुअली जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं तो उस रिव्यूअर ने खुद ब खुद की होती हैं, बट आप अगर अपने टॉपिक को, अपने रिसर्च क्वेश्चंस को इन चीज़ों पे बेस करते हुए फाइनलाइज करेंगे, सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड योर लिटरेचर. So for formulating research question, we use this specific narrow scope, which is known as PICOP, population, intervention, comparator and outcome. ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं. ये होता क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है ई फॉर पॉपुलेशन. हम डिफाइन करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन की एज रेंज क्या होगी. देन व्हाट विल बी द मिनिमम सैंपल साइज, जेंडर क्या होगा, मेल फीमेल, डेफिनेशन ऑफ द कंडीशन और डिजीज स्टेज, any type of disease you are working on. अगर उसका कोई स्टेजिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड 1 2 3 4 whatever you are going to take, कोई इंटरवेंशन है या नहीं है. इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है, ड्रग हो सकती है, या कोई और भी इंटरवेंशन हो सकती है जिस पे आप काम कर रहे हैं. कंपेरेटर का मतलब ये है कि आपके दो ग्रुप्स जो हैं उनको आप किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं. एक ग्रुप में आप प्लेसिबो दे रहे हैं. प्लेसिबो का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं विच इज़ लाइक नॉट मेडिसन. और अगर हम बात करें फिजिकल थेरेपी की टर्म में, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज दे रहे हैं या फिर आप इस पे कोई मोडेलिटी अप्लाई कर रहे हैं. इस तरह से आप कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप्स को आपस में. देन वी हैव आउटकम्स. आउटकम में हम अपनी आउटकम मेजर डिफाइन करेंगे. आइदर इट इज़ रेंज ऑफ मोशन, इट्स पेन और एनीथिंग एल्स जो कि आपकी स्टडी की आउटकम मेजर है. वी हैव फाइनली स्टडी डिज़ाइंस. आप कौन से ले रहे हैं वो मैंने पहले डिस्कस किया. आप आरसीटी पे काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल पे काम कर रहे हैं, तो इस क्राइटेरिया के थ्रू आप डिसाइड करेंगे. सो टाइप्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च क्वेश्चंस. इसके लिए many types of research questions can be expressed using PICO components based upon therapy, diagnosis, prognosis, etiology और clinical prediction guidelines. डिपेंड करता है कि आप इसमें से किस एरिया में जाना चाहते हैं. उस एरिया को डिफाइन करते हुए आप ये यूज़ करके अपना रिसर्च क्वेश्चन फाइनलाइज कर सकते हैं. इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं. So one of the feature that distinguishes a systematic review from a traditional review is the pre-specification of inclusion and exclusion criteria. So systematic review को ज़्यादा बेहतर क्यों जाना चाहता है as compared to the routine literature review? उसकी रीज़न यही है कि जो systematic review है इसके अंदर inclusion और exclusion criteria define कर दिया जाता है, जिसकी बेस पे हम articles को select करते हैं अपनी स्टडी के अंदर. उस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में हम बेस बना सकते हैं किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने किसी कंट्री की या किसी प्रोविंस की पॉपुलेशन लेनी है, आप उसको बेस बना सकते हैं. कोई इंटरवेंशन है आप उसकी बेस पे कर सकते हैं. कंपैरिजन है, आउटकम मेजर है. स्टूडेंट्स, इंक्लूजन क्राइटेरिया में हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स भी हो सकते हैं और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी हो सकती हैं. लिटरेचर सर्च कैसे करना है? आप मेडिकल या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस को सर्च आउट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं और रेलेवेंट बुक्स और रिव्यूज़ गो थ्रू कर सकते हैं. अब यहाँ पे जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं, सो यू कैन गो फॉर ग्रे लिटरेचर, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अपने क्राइटेरिया में आइदर यू आर गोइंग फॉर ए ग्रे लिटरेचर और नॉट. और अनपब्लिश्ड स्टडीज़ को आप शामिल कर सकते हैं अपने सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर, बट बहुत ज़्यादा नहीं. आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, मैश टर्म्स फाइंड करनी है. अभी एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा कि आप मैश टर्म्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है तो आप उस टॉपिक की बेस पे अपना मैश टर्म जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. पबमेड पे जाके आप अपना टॉपिक लिखें, उससे रिलेटेड जितनी भी मैश टर्म्स हैं वो आपके सामने आ जाती हैं. और फाइनली आपको
अपनी रिसर्च स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना होता है. So try to involve all studies relevant to your research question. सर्च मल्टीपल डेटाबेसेस, आपको डिफरेंट डेटाबेसेस से जाके डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है. वो कौन कौन से डेटाबेसेस हो सकते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं. और आपने डुप्लीकेशन से अवॉइड करना है, उसके लिए बेटर है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें. आई होप सो कि आप लोगों ने एंड नोट पे ट्रेनिंग ली होगी. अगर आपको नहीं किसी को यूज़ करना आता है तो हम या तो कोई सेशन रख लेंगे एंड नोट पे, या मैं आपसे कोई एंड नोट का लेक्चर शेयर कर दूंगा. Then search result and screening reported as Prisma flow diagram. So आप Prisma flow diagram यूज़ करते हैं. Prisma flow diagram कुछ इस तरह की डायग्राम होती है जिसमें आपको ये डिफाइन करना होता है कि सबसे पहले आप स्टडीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आप ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड थ्रू डेटाबेस सर्च, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल 4000 रिकॉर्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड थ्रू पबमेड और कॉकरन डेटाबेस. जिस भी डेटाबेस से आपको मिलेंगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे. और अदर सोर्सेज अगर आपको कोई स्टडीज़ मिली हैं लाइक इट्स 10, 20, 50, तो आप लिख देंगे कि 50 जो हैं वो आपको अदर सोर्सेज से मिली हैं. फिर आप इसकी स्क्रीनिंग करते जाएंगे, जो डुप्लीकेट हो रही हैं वो आप रिमूव करते जाएंगे. इस पे एंड नोट भी आपकी हेल्प करेगा. अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो एक्सेल भी आपकी हेल्प करेगा ये डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए. देन वी कम टूवर्ड्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स स्क्रीन्ड. तो हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन किया था, उसकी बेस के ऊपर अब यहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग होने के बाद स्टडीज़ बहुत कम रह जाएंगी. लाइक अगर यहाँ पे 4000 थी, डुप्लीकेशन कम हुई, मे बी 3000 रह गई हों, और यहाँ पे आते आते जब हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं तो मे बी ये 1500 रह जाएं आर्टिकल्स. एंड देन देयर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया which is number of full text articles assessed for eligibility. आप वन बाय वन आर्टिकल्स को गो थ्रू करते हो थ्रू टाइटल, थ्रू एब्स्ट्रैक्ट, और फिर आपके पास ये जो फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स फाइनली बचते हैं, फिर आप उनको रीड आउट करते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास 10 और 12 आर्टिकल्स रह गए हैं फाइनली. आप देखते हैं कि क्या वो आर्टिकल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं या नहीं करते. अगर नहीं करते तो आप यहाँ पे बता देंगे कि वो आपने एक्सक्लूड कर दिए हैं. फिर इंक्लूडेड आ गया हमारी लास्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने कितनी स्टडीज़ फाइनली इंक्लूड की हैं. अगर वो क्वांटिटेटिव हैं, आप इन आपके केस में यू विल यूज़ मोस्टली क्वांटिटेटिव स्टडीज़, तो आप मेंशन करते हैं. अगर क्वालिटेटिव हो या मेटा एनालिसिस हमने करना हो तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड करके बता देते हैं. ये एक एग्जांपल है. जैसे मैंने आपको बताया था, ये नंबर ऑफ स्टडीज़ इन्होंने आइडेंटिफाई की थी मेडलाइन, कॉकरेन और दूसरे डेटाबेसेस से. जैसे हम गूगल से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, तो जब हमें सिस्टमेटिक रिव्यू करना होता है तो उसके लिए हमें डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर जाना होता है, मेडिकल डेटाबेसेस के ऊपर, जिनके कुछ नाम हैं, मेडलाइन है, कॉकरेन है, स्कूपस है, और बहुत सारे हैं. मैं आपको आगे चल के इसका सर्च करने का मेथड भी बताऊंगा. आपने टोटल 2847 फाइंड किए थे, जिसमें से जब आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अप्लाई किया तो ये 2033 रह गए थे. इसमें से फिर आपने देखा कि फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स कितने अवेलेबल हैं, तो वो 814 थे. तो ये है कि आप वन बाय वन जब अपना फिल्टर अप्लाई करते जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आप क्राइटेरिया सेट करते जाते हैं. जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा रॉन्ग पॉपुलेशन 86 थे, इंटरवेंशन जो थी उन्होंने सेट की थी उसके अगेंस्ट 186 थे, वो भी एक्सक्लूड हो गए. आउटकम मैच नहीं करी थी 47 की, वो भी एक्सक्लूड हो गए. तो जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी वो भी एक्सक्लूड हो गए. इनएडिक्वेट ड्यूरेशन, लाइक आप कहते हैं कि आपने लास्ट 6 मंथ्स में लेना था, उसका 2 ईयर्स या ज़्यादा है, वो भी एक्सक्लूड हो गया. तो एट द एंड सब एक्सक्लूजन करके आपके पास जो बनने बचे वो बचे 144. इनमें से आपने कहा कि 50 आरसीटीज थी, और आपके पास जिस तरह के भी आर्टिकल जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था उसकी बेस पे यहाँ पे फाइनली बचे, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है. अब डेटाबेसेस आपको रिकमेंडेड कौन कौन से हैं. कुछ डेटाबेसेस ऐसे हैं जो पेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रीली एक्सेसिबल हैं. जो आपको फ्रीली एक्सेसिबल हैं आप कोशिश करें कि आप उन्हीं को यूज़ करें. मे बी कुछ यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से जब आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको एक्सेसिबल हो, तो वो भी आप ट्राई करके देख लें. पबमेड जो है वो फ्रीली एक्सेसिबल है. इसके बाद आप पेड्रो यूज़ कर सकते हैं. एम बेस जो है
ये पेड है। अगर आपको एक्सेस इसके मिल जाती है, आपका लॉगिन पासवर्ड बन जाता है, तो आप इसको यूज़ कर लें। कॉकटेल भी जो है वो आपको फ्री में एक्सेस हो जाता है। सप्लीमेंट्रीज के अलावा आप स्कूपस देख सकते हैं, ये कंपलसरी हैं, रिकमेंडेड हैं, इनको आप लाजमी देखें। अगर आप इनके अलावा देखना चाहें तो आप स्कूपस में जा सकते हैं, वेब ऑफ साइंस में जा सकते हैं। डेटाबेसेस बहुत सारे हैं, बट आप 2 या 3 डेटाबेसेस से एक्सट्रैक्ट कर लें अपना डाटा, तो दैट्स इनफ। आपने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्शन के बाद आता है स्क्रीनिंग का प्रोसेस। स्क्रीनिंग में आप ये करेंगे कि आप अपने पहले टाइटल्स को रीड आउट करेंगे। आपको लगता है टाइटल मैच नहीं कर रहे आपके क्राइटेरिया से, आप एक्सक्लूड कर देंगे। अगर टाइटल मैच कर गए, फिर आप एब्स्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों मैच कर गए, फिर आप फुल आर्टिकल को रीड आउट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी का पॉपुलेशन नहीं मैच की, इंटरवेंशन नहीं मैच की, या कोई और इशू था। अगर कोई इशू नहीं था तो फिर हम उसको इंक्लूड कर देंगे। हमारे पास डेटाबेस सर्च होगी, मैंने आपको बता दिया आपने स्क्रीनिंग कैसे करनी है। स्क्रीनिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टडीज़ को सेलेक्ट कैसे करना है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडीज़ जो कि हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया मीट कर रही होंगी, वो कंडीशन ये है सिस्टमेटिक रिव्यू करते हुए, देयर शुड बी 2 ऑथर्स। एक सिंगल ऑथर को ये नहीं करना चाहिए। तो आप अपने सुपरवाइज़र को साथ अटैच कर सकते हैं, या इसके अलावा आप के साथ और कोई को ऑथर है तो आप 2 लोग मिल के सिस्टमेटिक रिव्यू को आपस में देख सकते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट करना है वो एज ए सिंगल ही करना है। सो इट्स बेटर कि आप जो है अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस कर लें कि आपने ये आर्टिकल एक्सट्रैक्ट किए हैं, आइदर दीज आर रेलेवेंट और नॉट। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप टाइटल्स को रिव्यू करते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट को रिव्यू करते हैं, और फाइनली आप जो है वो फुल आर्टिकल पे चले जाते हैं। टूल्स आप कौन से यूज़ करते हैं इस सॉर्टिंग को करने के लिए, वो आपकी हेल्प करता है एंड नोट, रेयान या एक्सेल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपको सिखाऊंगा वो एंड नोट होगा और एक्सेल होगा। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगा दिए हैं। अगर आप एक्सेल यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि आप पहले टाइटल ऐड कर दें, फिर ऑथर, और उसके बाद आप लिंक सेव कर लें ताकि आप उसको दोबारा से एक्सेसिबल कर सकें। या इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसा भी तरीका बता दूंगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट को एक्सेस कर सकेंगे। तो जब आप एंड नोट को यूज़ करेंगे तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग योर एंड नोट। आप डिफरेंट डेटाबेस बना सकते हैं, आपने जिस डेटा ग्रुप्स बना सकते हैं, जिस डेटाबेस से आपने डाटा लिया होता है, एंड नोट में आप उसका एक ग्रुप बना देते हैं। बेस्ड अपॉन दैट ग्रुप आपके पास सेव रहता है कि आपने ये आर्टिकल किस ग्रुप से लिया था। जब हमने यहाँ तक स्टडीज़ फाइनलाइज कर ली, तो फिर हम उनको एक टूल से गुजारते हैं जो हमें ये बताता है कि उन स्टडीज़ की क्वालिटी कैसी थी। तो क्वालिटी असेसमेंट के लिए बहुत सारे टूल यूज़ होते हैं। आप पेड्रो स्केल ऑफ क्वालिटी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई स्केल मिलता है जो कि आपके स्टडी डिज़ाइन से मैच करता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये पेड्रो करता क्या है, किस तरह से ये हमारी हेल्प करता है कि हम ये जज कर सकते हैं कौन सी स्टडीज़ की क्वालिटीज़ कितनी हाई है। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ ऑथर्स हैं जो हमने स्टडीज़ एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, और यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं। आप देख सकते हैं कि हर आइटम के आगे यस और नो लिखा हुआ है। लाइक वाई से मीन्स है यस, एंड मीन्स नो। जहाँ पे सब के सब वाई हैं उनका स्कोर है 100, और जहाँ पे सब वाई हैं, कुछ सब वाई नहीं है, कुछ वाई हैं और कुछ एन है, इसका स्कोर कुछ डिफरेंट है। तो जब हम ओवरऑल इसका स्कोर देखते हैं तो वो इतना सेटिस्फैक्ट्री है कि हम कहते हैं कि ये हमने जो स्टडीज़ ऐड की हैं इनकी क्वालिटी कुछ बेटर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये आइटम 1 क्या है, आइटम 2, 3, 4 क्या है। आप वाई लिखेंगे या एन लिखेंगे जो स्टडीज़ आपने एक्सट्रैक्ट की हैं उनकी बेस पे। तो अगर आप पेड्रो यूज़ करें, हर स्केल की क्वालिटी को असेस करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप पेड्रो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये क्राइटेरिया है। देखें आइटम 1 थी हमारे पास। आइटम 1 का मतलब ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। आपने जो आर्टिकल निकाला था डेटाबेस में से, अगर उस आर्टिकल के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे वाई लिख देंगे।
तो इन सब स्टडीज़ के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इस वजह से सबके सामने वाई लिख दिया। आइटम 2 है सब्जेक्ट्स वर रैंडमली एलोकेटेड। अगर रैंडमाइजेशन हुई थी, रैंडमली ट्रीटमेंट मेथड एलोकेट किए हुए थे तो हम वाई लिख देंगे, अगर नहीं किए हुए थे तो हम एन लिख देंगे। तो यहाँ पे सबको ट्रीटमेंट जो है आइटम 2 के अकॉर्डिंगली रैंडमली एलोकेट हुए थे। सो इसी तरह से हम बाकी सब भी देख सकते हैं। एलोकेशन वाज कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब है कॉन्फिडेंशियल थी, पेशेंट को नहीं पता था या ना एक्सेसर को पता था कि उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये आप समझ गए हैं। आप यहाँ पे आपने यस और नो कैसे लिखना है। अगर ये क्राइटेरिया उस रिसर्च आर्टिकल के अंदर फुलफिल हो रहा है तो आप यस लिख देंगे, नहीं हो रहा है तो आप नो लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ वाई और एन। देयर वाज ब्लाइंडिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट, अगर ब्लाइंडिंग थी तो वाई, नहीं थी तो एन। ब्लाइंडिंग ऑफ थेरेपिस्ट, blinding of assessor, measure of at least one key outcome were collected from 85% of the subjects initially allocated. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। इसमें आपने ये देखना होता है कि आपकी जो आउटकम है वो क्या बेस्ड कर रही है सारे के सारे सब्जेक्ट के ऊपर या नहीं कर रही है। वो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से आइडिया हो जाता है कि कितना ज़्यादा डेविएट कर रही है। Intention to treat analysis was performed between groups comparison reported for at least one key outcome and study provided point measure and measure of variability for at least one key outcome. Measure of variability आपको पता है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। पॉइंट मेजर्स होते हैं मीन, मीडियन, मोड। तो आपने ये देखना है कि क्या स्टडी ने मीन, मीडियन, मोड, मेजर पॉइंट मेजर्स या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी दिए हुए आउटकम मेजर्स के या नहीं दिए हुए। रेंज ऑफ मोशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन अगर गिवन है आउटकम मेजर के लिए तो आप यस लिख देंगे, अदरवाइज आप नो लिख देंगे। यहाँ तक आपने क्वालिटी सेस कर ली बेस्ड अपॉन दिस आइटम। यहाँ पे आपके पास कुछ स्कोर आ गया, उस स्कोर की बेस पे आपने, जैसे इसका स्कोर आया 7.86, अब जब गूगल पे पेड्रो स्केल फॉर क्वालिटी लिखेंगे तो आपको उसका स्कोरिंग क्राइटेरिया मिल जाएगा। बेस्ड अपॉन दैट क्राइटेरिया इन्होंने ये टोटल स्कोर निकाला हुआ है और यहाँ पे फिर इन्होंने बता दिया कि 7.86 इज कंसीडर्ड एवरेज पेड्रो स्कोर। ओके, देन हमारे पास आता है डेटा एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट रिपोर्टेड फाइंडिंग्स फ्रॉम सेलेक्टेड स्टडीज यूजिंग डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म। ये डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म है। इस डेटा के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग्स डिफाइन कर ली हैं और उन हेडिंग्स के नीचे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टडी है, हमने लिख दिया कि इस स्टडी का ऑथर कौन है और ऑथर के बाद हम देख रहे हैं कि इसका सैम्पल साइज कितना है, लाइक इट्स 24। स्टडी डिज़ाइन कौन सा था, इट्स क्रॉस ओवर स्टडी। कोई पैथोलॉजी थी या नहीं थी शोल्डर के अंदर, अगर थी तो यहाँ पे हमने लिख दी, अगर नहीं है तो हम मेंशन कर देंगे कि नहीं थी। इंटरवेंशन कौन सी दी जा रही है, अगर दो ग्रुप्स हैं तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर कोई मोबिलाइजेशन नहीं दी जा रही है और जो दूसरा ग्रुप है उसमें शैम मोबिलाइजेशन दी जा रही है। इसकी आउटकम मेजर्स कौन सी हैं, इसके आउटकम मेजर AROM आरोम है, पेन है, और उसके अलावा इसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया गया, लाइक पेशेंट कितने फॉलोअप्स के बाद आ रहा है। तो टोटल 3 विजिट्स हैं इस पेशेंट्स के और यहाँ पे आउटकम मेजर्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ मोशन है तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, बाकी पेन है, पेन प्रेशर है, उसकी वैल्यूज़ कितनी है। तो ये हमारे पास एक स्टडी थी, उसके हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बता दिए, उसके बाद हमने बता दिया उसका स्टडी डिज़ाइन कौन सा था, उसकी ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं ये आउटकम मेजर्स हैं। ये आप पहले डिसाइड कर लेते हैं, जब मैंने आपको बताया था आप पीको के थ्रू अपनी आउटकम मेजर्स डिसाइड करते हैं। जब आपका रिसर्च डिज़ाइन बनता है, रिसर्च क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर आप डिफाइन कर लेते हैं आपकी आउटकम मेजर्स कौन सी होंगी। वो आउटकम मेजर्स आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कॉलम्स के अंदर और आपके पास यहाँ रोज में स्टडीज़ आ जाती हैं। तो ये पहली स्टडी थी जिसके मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरी स्टडी है, उसका स्टडी डिज़ाइन कौन सा था, पैथोलॉजी थी या नहीं थी, इंटरवेंशन कौन कौन सी है, उसके आउटकम मेजर्स कौन कौन से हैं,
और उसके लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया, और लास्ट में हम देखेंगे कि उसकी आउटकम्स की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। और ये तीसरी स्टडी है। इस तरह से आपकी जितनी भी स्टडीज़ होंगी आप उनको एक्सपैंड करके एक टेबल बनाएंगे। आपको एक फॉर्मेट शेयर करेंगे, उस फॉर्मेट में भी आपको इस तरह का एक टेबल मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए किया कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल इट्स नदीम एट ऑल, आप यहाँ पे उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देंगे, उसका स्टडी का सैंपल कितना था, लेट्स सपोज वो 50 था, एज ईयर्स में कहाँ थी, 20 से 40 तक थी, जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल। इस तरह से उसकी स्टडी का ड्यूरेशन कितना था, 6 मंथ्स था। और रोज के अंदर आप रिसर्च आर्टिकल्स लिखते जाएंगे, और बेस्ड अपॉन योर आउटकम मेजर्स, ये अब आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सी आउटकम मेजर्स लेनी है। जब आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि कौन कौन सी आउटकम मेजर्स अवेलेबल हैं बेस्ड अपॉन योर लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमेटिक रिव्यू करने से पहले भी आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको थोड़ा सा आइडिया देगा। अब काम इतना आसान है कि सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ के सब कुछ करना है, आपको ना जाना है ना डाटा कलेक्ट करना है। आर्टिकल निकालो, उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है उनका आप उसमें थोड़ा सा ये टूल्स अप्लाई करो, सिस्टमेटिक रिव्यू बनाओ, और आपका काम हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो वी आर अवेलेबल फॉर यू, मैं भी हूँ, सरकाशी भी हैं, तो हम आप लोगों को असिस्ट करते रहेंगे। तो आई होप सो कि ये टेबल आपको क्लियर हो गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम लास्ट में ले लेते हैं। उसके बाद अगर तो आप मेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप एनालाइज कर लें अपने रिजल्ट्स को, नहीं तो फिर आप सिंपली अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट कर दें कि आपकी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, कितनी स्टडीज आरसीटीज थी, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, ओवरऑल आपके पास जो भी फाइंडिंग्स आई थी वो आप रिजल्ट्स में प्रेजेंट कर देते हैं। एंड देन अगेन, अगर तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बता देता हूँ, अगर मेटा एनालिसिस करेंगे तो कुछ टेबल्स और फिगर्स भी बनाएंगे। डिफरेंट टेबल्स और फिगर्स यूज होती है मेटा एनालिसिस में। फ्लो डायग्राम यूज करते हैं हम, समरी ऑफ फाइंडिंग्स का एक टेबल बनाते हैं, और एक फॉरेस्ट प्लॉट बनाते हैं। ये चीज़ें बहुत इजीली बन जाती हैं अगर आप सॉफ्टवेयर एक दो हैं, बहुत आसान है। अगर आप वो यूज़ करें सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए तो वो आपकी हेल्प करते हैं ये तमाम के तमाम डायग्राम्स बनाने में। सो इन फ्यूचर लेक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। और उसके बाद आपके पास एक टेबल आता है जिसमें आप जो फाइंडिंग्स होती हैं सारी की सारी, उनकी समरी जो है उसको आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपकी तमाम की तमाम आउटकम मेजर्स, उनकी मैग्नीट्यूड्स, और कोई भी आपके पास जो एविडेंस आती है वो आप एक जो फाइंडिंग्स होती हैं, आपका रिजल्ट होता है, उसका एक टेबल बना के उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर मेटा एनालिसिस तो एक फॉरेस्ट प्लॉट बनता है जो कि इस तरह का होता है। तो ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद बना देता है, बहुत आसान होता है बनाना। आप अगर रेव एक मेटा एनालिसिस का टूल है वो आप यूज़ करें तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। फाइनली आपको अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है और कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है। सो अभी थैंक यू और क्वेश्चंस पे नहीं जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आपको शॉर्ट टाइम में 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको डेटाबेसेस को कैसे एक्सेस करना है, डेटाबेस पे जाना कैसे है, और आर्टिकल कैसे निकालना है। मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा कि मैश टर्म्स क्या होती हैं और आपको आपकी मैश टर्म के बारे में कैसे पता चलेगा। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। उसमें पबमेड है। आप गूगल पे लिखेंगे पबमेड तो जो आपके सामने आएगा वो आप ओपन कर लें। ठीक है, अब इसमें सिंपल सर्च भी होती है और एडवांस सर्च भी होती है। आप पहले सिंपल सर्च करके भी देख लो, फिर आप एडवांस सर्च में भी जा सकते हो। एडवांस सर्च में अगर आपने कुछ बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है रिसर्च मेथोडोलॉजी में तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी मैश टर्म्स चाहिए तो मैं वो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कि मुझे मैश टर्म चाहिए, ये ठीक है। तो ये मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम के तमाम मैश टर्म्स दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं काम करना चाहता हूँ लो बैक पेन पे,
ये मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैं यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड कोई और भी टॉपिक लिखूंगा तो वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। फिर मैं जब सर्च पे क्लिक करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे अपनी मैश टर्म्स मिल जाएंगी। एक सेकंड मैं इसको रिपीट करता हूँ। So these are the mesh terms। हम इसको सर्च क्राइटेरिया में डालते हैं। लो बैक पेन है, ये मेरे लिखने से भी उसने आपको नीचे बहुत सारी मैश टर्म्स दे दी हैं। मैं अगर यहाँ पे ऐड का बटन दबाऊंगा तो ये नीचे ऐड हो जाएंगी, इससे रिलेटेड जो मैश टर्म्स हैं वो सामने आ जाएंगी। बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं एंड और दी। एंड का मतलब होता है कि मैं कहता हूँ लो बैक पेन एंड नेक पेन, यानी कि वो लो बैक पेन भी देगा और उसके साथ नेक पेन देगा। यानी कि अगर किसी पेशेंट को लो बैक पेन भी है, नेक पेन भी है, तो वो फिल्टर आउट होगा। अगर मैं यूज करता हूँ और इस बुलियन ऑपरेटर में, तो लो बैक पेन आ जाए या नेक पेन आ जाए या दोनों में से कोई एक आ जाए सर्च में, वो सेलेक्ट हो जाएगा। और फाइनली जो है नॉट, मैं कहता हूँ लो बैक पेन नॉट नेक पेन, तो सिर्फ लो बैक पेन आएगी, नेक पेन नहीं आएगी। सो इस तरह से हम यहाँ पे एक क्राइटेरिया सर्च का सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम मैश टर्म्स फाइंड कर लेते हैं और जब हमें मैश टर्म्स क्लियर हो जाए हमारी कौन कौन सी हैं, तो हम ऑल फील्ड्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपना टॉपिक लिख सकते हैं जिस पे भी आपको काम करना है। मैंने लो बैक पेन लिखा था, मैं वही दोबारा लिख देता हूँ। तो हमें इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मैं सर्च का बटन दबाता हूँ, ये हमारे पास कुछ आर्टिकल्स आ गए हैं विच आर रिलेटेड टू लो बैक पेन। ठीक है, ये एक डेटाबेस है। अब ये इतने सारे आर्टिकल्स हैं, या तो आप इसको यहीं इसी डेटाबेस पे वन बाय वन खोल के अपने पास एक एक करके सेव करो, वो थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा मुश्किल काम है। आपको दिखा देता हूँ एंड नोट कैसे काम करेगा। मैंने सेंड टू पे क्लिक किया और यहाँ से मैं आ जाऊँगा साइटेशन मैनेजर पे, और वो पूछ रहा है कि क्या इस पेज पे जितने थे सबके लिए क्रिएट करना है, और मैं अगर कुछ स्पेसिफिक मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं सबके लिए करके दिखाता हूँ। क्रिएट फाइल, या आप देखें यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई है। मैं जब इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये एंड नोट के अंदर जाके ओपन होगी। आप अगर पहले से एंड नोट खोल लें और उसकी लाइब्रेरी बना लें तो इट विल बी गुड। मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ एंड नोट को। आपको एंड नोट की स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, फाइल में जाके आप एक नई फाइल बना लें। यहाँ पे आप नई लाइब्रेरी बना लें एंड नोट की। मैं इसको प्रैक्टिस के नाम से एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। सो ये एक नई लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। तो जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था वो दोबारा से कर लेते हैं। सेंड टू पे जाएंगे, विल गो टू साइटेशन मैनेजर एंड विल क्रिएट द फाइल। सो इसको मैंने ओपन किया तो ये जितने भी रेफरेंस थे उस पेज पे वो तमाम के तमाम यहाँ पे डाउनलोड हो गए। अब आप इसको आप हमने इसको पबमेड से डाउनलोड किया, आप कंट्रोल ए करें, ये तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए, आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप जो है इसको ग्रुप में लेके जाएंगे। न्यू रेफरेंस, जस्ट मिनट, ये वर्जन का थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसमें देख लेता हूँ। यहीं कहीं पे ऑप्शन होगी ग्रुप की।
हाँ, ऐड रेफरेंसेस टू क्रिएट कस्टम ग्रुप, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नया ग्रुप बन गया है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ये मेरा ग्रुप आया है पबमेड से, तो यहाँ पे मेरे रेफरेंसेस जितने थे वो सेट हो गए पबमेड से। आप यहाँ पे इन रेफरेंसेस का एब्स्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप ऐड कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, मैं आपको तरीका अभी बता देता हूँ आप कैसे ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा कर लेंगे फिर तमाम आर्टिकल्स का आएगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट। ओके, मैं अभी आपको ये पता चल गया कि पबमेड पे सर्च कैसे करनी है। मैं कोई एक और सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे लिख के इसको वाइंड अप करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए। मैंने सेंड टू पे क्लिक किया, साइटेशन मैनेजर पे क्लिक किया, क्रिएट फाइल, और ये मेरे पास फाइल डाउनलोड हो गई। ये रेफरेंस आ गए सारे के सारे। मैं इनको दोबारा से कंट्रोल ए करूंगा, सेलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से मैं इनका एक नया ग्रुप बना देता हूँ। अब ये भी पबमेड से ही आए हैं, मैं इनको रीनेम कर देता हूँ, दिस इज अबाउट फ्रोजन शोल्डर। इट डिपेंड, आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं आप उसी से रिलेटेड ही निकालेंगे। सो ये तो एक डाटाबेस हो गया, इससे मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं। लेट वी टॉक अबाउट द अदर डाटाबेस जो है कॉकरन। ये मेरे पास जो फर्स्ट आपको स्क्रीन रूम में है उनको भी ऐड करना है। अच्छा, मैं यहाँ से चला गया कॉकरेन लाइब्रेरी में, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अगेन लो बैक पेन। मैं तो सिंपली सर्च कर रहा हूँ, आपने जो क्राइटेरिया डिफाइन करना है, जो टॉपिक डिफाइन करना है, उसकी बेस के ऊपर इसको लाजमी देखना है। ये मेरे पास आगे कॉकरेन रिव्यू आ गए, यहाँ से मेरे पास ट्रायल्स भी हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको उसमें और भी बता दूं जो कि आपके बहुत काम आएगी, जो मैंने अभी पबमेड में से डाटा निकाला था, मैं मिस कर गया था। लेट मी रिपीट इट, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। लाइक आई वाज हियर इन पबमेड। तो अब अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल चूज करना है, सो आप यहाँ पे चूज करेंगे यू जस्ट वांट टू गो फॉर ए क्लिनिकल ट्रायल। सो बाकी तमाम के तमाम आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, आपके सामने क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाएंगे। अब इन क्लिनिकल ट्रायल्स में आपको एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, फुल टेक्स्ट चाहिए, आप इसका फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया कि आपको पिछले 10 साल के आर्टिकल चाहिए, आप कस्टम रेंज भी दे सकते हैं, किस ईयर से किस ईयर तक चाहिए। तो आपने फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स चूज किया, तो लास्ट 10 ईयर्स के जितने क्लिनिकल ट्रायल थे फ्रोजन शोल्डर के ऊपर वो हमारे सामने आ गए। फर्दर हम इसको बहुत नैरो डाउन कर सकते हैं, जो कि आपकी क्राइटेरिया पे बेस करता है। एडिशनल फिल्टर्स के ऊपर जाएं। अब देखें यहाँ पे हम रीजन वाइज भी कर सकते हैं, कल्चर वाइज भी कर सकते हैं। लैंग्वेज पे आते हैं, हमें सिर्फ इंग्लिश की चाहिए, तो इसको जो है हम अरेबिक, इंग्लिश को चूज करेंगे, सिर्फ इंग्लिश रह जाएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। सेक्स पे आते हैं, हमें मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, अगर दोनों चाहिए तो हम दोनों पे क्लिक कर देंगे। सब्जेक्ट पे चले जाते हैं, अगर इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट है जिनमें से हमें स्पेसिफिक आर्टिकल्स चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी खास डेटाबेस के चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एज ग्रुप हमने स्पेसिफाई किया है कि हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, 60 टू 65, 80 टू 85, 45। हमें सिर्फ ये एज ग्रुप चाहिए जो मैंने चूज किया। जब मैं शो पे क्लिक करूंगा, अब जो फिल्टर अप्लाई होंगे उसके थ्रू आपके जो आर्टिकल्स हैं वो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली फिल्टर हो जाएंगे, आप इजीली इनको एक्सेस कर सकेंगे। ये अभी हुए नहीं है, हमारे पास ये साइट पे आ गया फीमेल,
हमारे पास ये तमाम की तमाम स्टडीज़ फीमेल से रिलेटेड आ जाएंगी। मैं यहाँ पे मेल पे चेक इन कर देता हूँ तो ये तमाम की तमाम मेल से रिलेटेड आ जाएंगी, दोनों से रिलेटेड आ जाएंगी, मेल एंड फीमेल। अब एज ग्रुप चाहिए मुझे 65 प्लस, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास जितनी स्टडीज़ आ जाएंगी दोज आर रिलेटेड टू द पेशेंट्स जो कि 65 से ज़्यादा साल बड़े हैं, ज़्यादा ईयर्स ओल्ड हैं। So depending upon your criteria, you can narrow down your research articles using this PubMed and other databases by using this wonderful method जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप इसको यूज़ करें तो आप भी अपने डिफाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं। सो अब वापस चलते हैं कॉकरेन डेटाबेस पे। कॉकरेन डेटाबेस में भी एडवांस सर्च की ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो आप मैश टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लिटरेचर भी ढूंढ सकते हैं, फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हमने बात की थी वी कैन गो थ्रू कीवर्ड्स, मैश टर्म्स। अब अगर मुझे कीवर्ड्स चाहिए अपनी स्टडी के लिए तो मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। लो बैक पेन पे ही ढूंढ लेते हैं। तो ये मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट अ मिनट, रिलेटेड टू लो बैक पेन। ठीक है, आप यहाँ पे वो अपना क्राइटेरिया भी सर्च सेट कर सकते हैं पीको के अकॉर्डिंगली जो हमने डिस्कस किया था, और आप अपने रिसर्च आर्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। दूसरे डेटाबेस में यहाँ पे ईयर वाइज हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, हम डेट वाइज फाइंड कर सकते हैं, और हम डेटाबेस वाइज भी यहाँ पे आर्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इन तमाम के तमाम आर्टिकल्स को हम एंड नोड में लेके जाएं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने तमाम के तमाम सेलेक्ट कर लिए। मैं क्लिक करूँगा एक्सपोर्ट सेलेक्टेड साइटेशंस पे। ये डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं, हमें चाहिए एंड नोड वाला फॉर्मेट। मैं इस पर क्लिक करूँगा और डाउनलोड पे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे एब्स्ट्रैक्ट चाहिए और मैंने डाउनलोड कर लिया। कैसी चल रही है जी? ये मेरे पास डाउनलोड हो गई साइटेशंस। इनको मैं ले जाऊंगा एंड नोट पे और फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि वी कैन मेक अनदर ग्रुप जिसको हम डिफाइन करेंगे जो कॉकरेन से था। जैसे कि वी हैव मेड अ ग्रुप which was from PubMed, so the other group will be from Cochrane. Just a minute, let it work. Yeah. So these are the references जो कि हमने अभी import किए हैं Cochrane से। मैंने इनको सेलेक्ट किया, इनका एक नया ग्रुप बना दिया। Control A, right click, and then add references to create custom group। कि कस्टम ग्रुप में चले गए हैं। यहाँ पे आप हमारे से दो बन गए, एक को हम डिलीट कर देते हैं। यस,
और इस ग्रुप को मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम कर लिया कि दिस इज फ्रॉम कॉकरेन डेटाबेस। ये आपके पास आर्टिकल्स आगे ये साइट पे देखें, इनकी डिटेल्स चल रही है, किसी के ऊपर भी आप क्लिक करें रेफरेंस पे, ऑथर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल आ जाएगी, कीवर्ड्स भी आ गए। और अगर यहाँ पे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं आ रहा एंड नोट के अंदर, तो सिंपली आप जाते हैं एडिट में, आउटपुट स्टाइल्स में, और यहाँ से आप अपने स्टाइल को भी एडिट कर सकते हैं, कोई नया स्टाइल भी बना सकते हैं। अगर पहले वाला एडिट करना है उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल गई, हमने किसी को नहीं छेड़ना। वी विल गो टू टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स में जाके ये एक बटन नजर आ रहा है इंसर्ट फील्ड का, यहाँ पे आप ए प्रेस करेंगे 2-3 दफा तो हमें एब्स्ट्रैक्ट की ऑप्शन मिल जाएगी। ये आ गई, हमने एंड पे ऐड कर दिया इसको। हमने यहाँ पे देखें, अगर हम जर्नल आर्टिकल्स में भी कर लेते हैं, आप सब में कर लें, मैं शॉर्ट टाइम की वजह से सिर्फ जर्नल आर्टिकल के एंड पे इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी आर्टिकल आता है, बुक का रेफरेंस आता है, उन तमाम में ये एब्स्ट्रैक्ट ऐड होगा। ये मैंने ऐड कर दिया एब्स्ट्रैक्ट जर्नल आर्टिकल के अंदर। नाउ मैं इसके यहाँ क्लोज पे क्लिक करूँगा। रिमेंबर टू सेव चेंजेस, यस। तो अब आप जब एंड नोट को क्लोज करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आ रहे होंगे, अभी नहीं आ रहे। सो अगर आप इन तमाम रेफरेंसेस को एक्सेल पे ले जाना चाहते हैं, अपने पास स्टोर करना चाहते हैं एंड नोट के अलावा, तो आप इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाके कॉपी फॉर्मेटेड पे जाएं, एक्सेल खोलें, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दें। कॉपी नहीं हुआ था, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी अभी कर रहा है। आई थिंक ये हमारे पास 6000 रेफरेंसेस आ गए हैं इस डेटाबेस से। तो आप यहाँ पे भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हो, और जो है ना, मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया जिसकी बेस पे आप अपने रेफरेंसेस को फिल्टर कर सकते हो, आप उस क्राइटेरिया को भी यूज कर सकते हो। अब देखिए 6000 इज ए ह्यूज अमाउंट, एक क्लिक पे हमें ये मिल गए हैं। अब इसको करते हैं कॉपी, बल्कि कॉपी ये हो गया। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नो, हम जो है ना दूसरे कम रेफरेंसेस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वैसे थोड़ी सी ट्रबल कर रहे हैं। हम इसको कॉपी फॉर्मेटेड कर लेते हैं, आपने सिंपल कॉपी नहीं करना है, और यहाँ पे जाके सिंपली इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। ये आ गया हमारे रेफरेंसेस। So if you want to keep a record of these references in your Excel file, you can have that। और यहाँ पे आपके पास इसका एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। जब आप, मैंने आपको बताया, आप एंड नोट को रीस्टार्ट करेंगे, हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट की ऑप्शन दी थी, यहीं पे आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। सो ये देखें यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से रीड करते जाएं, इसको चाहे जितना मर्जी एक्सपेंड कर लें, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लें, तो ये हमें इन आर्टिकल्स को वन बाय वन आप यहीं से पढ़ते जाएं। अगर टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट आपका मैच करता है तो उस आर्टिकल को रख लें, जो नहीं करता उसको आप एक्सक्लूड करते जाएं। सो आई होप सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम जाते हैं थैंक्स और क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क वन बाय वन। लेट मी आस्क सर काशिफ के कुछ हमारे पास चैट में अगर मैसेज थे तो वो हमारी हेल्प करते हैं इसमें, आपके क्वेश्चंस आंसर करने में। चलें, यू कैन रेज योर हैंड, और मैं आप लोगों को वन बाय वन आपके क्वेश्चंस लेता रहता हूँ। आप चैट में भी डाल सकते हैं, आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं। हाँ, प्रिज्मा का क्वेश्चन पूछा है सना ने। सना, प्रिज्मा गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स वेरी इजी।
जैसे आप कोई क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, आप जब एग्जाम की टीचर ले रहे होते हैं किसी स्टूडेंट का, तो एक क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, अपीयरेंस अच्छी है, तो आपने उस बच्चे को इस चीज़ के नंबर देने हैं। सिमिलरली देर आर वेरियस गाइडलाइंस अवेलेबल जो कि हम सिस्टमेटिक रिव्यू में फॉलो करते हैं। सो दीज आर द प्रिज्मा गाइडलाइंस। आप प्रिज्मा के अलावा और बहुत बहुत सी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। मूज भी यूज़ कर सकते हैं, पेड्रो भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्रिज्मा आर द वंस जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। आपने अपना सिस्टमेटिक रिव्यू बना लिया, अब आपको चेक करना है कि क्या आपका सिस्टमेटिक रिव्यू इन तमाम के तमाम पैरामीटर्स के ऊपर लाई करता है या नहीं करता है। सबसे पहले ये आपने देखना है, when you have written your systematic review, is it having word systematic review or meta-analysis in the title? Do you have provided the structured summary which is having all these headings: background, objective, data source, study eligibility criteria, and all these? Is it having rationale and which is describing the review of the context? ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं जिसके अंदर देखना है कि आपका सिस्टमेटिक रिव्यू फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेथड्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपने PICOS वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो किया या नहीं किया। देन अगेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सोर्सेज, आपने सर्च इंजन डेटाबेसेस के नाम मेंशन किए या नहीं किए, आपने लिमिट्स मेंशन की या नहीं कहीं, स्टडी सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, आपने स्क्रीनिंग किस तरह से की। इफ यू हैव मेंशनड ऑल दीज थिंग्स एंड यू हैव फुलफिल्ड दिस क्राइटेरिया, आपको कोई एक क्राइटेरिया यूज करना है, यू कैन यूज मोर but that will be very very critical and technical for you. At this stage you must use Prisma, and that's easy. If you have any other guideline you want to follow, you can follow. So with a little difference or with little difficulty, these guidelines are almost similar. तो प्रिज्मा गाइडलाइंस में आपने अगर रिजल्ट्स दिए हैं, डू यू टॉक अबाउट स्टडी सिलेक्शन, गिव द नंबर ऑफ स्टडीज, हाउ डिड यू स्क्रीन इट, and did you assess it for eligibility? So if you fulfill all these criteria, then it means you are following Prisma guidelines जो कि आपको follow करनी है लाजमी। When you have done your systematic review, just go through the Prisma guidelines and follow these guidelines. If there is any discrepancy, तो आपका सिस्टमेटिक रिव्यू जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा, यू मस्ट डू समथिंग ताकि आपका जो सिस्टमेटिक रिव्यू है इन गाइडलाइंस में आ जाए। सो इट्स बेटर कि आप इसको पहले गो थ्रू कर लें ताकि आपको बाद में कोई ट्रबल ना हो, आप इसको फॉलो करते हुए अपना सिस्टमेटिक रिव्यू लिखें। ये हो गया सिस्टमेटिक रिव्यू गाइडलाइंस। और फाइनली हमारे पास एक जो है आपका डेजर्टेशन, इसका फॉर्मेट है थीसिस का, जो कि डॉक्टर बिलाल ने बनाया है, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। ये एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। ये स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है सर काशिफ? स्क्रीन विजिबल है? ओके। यहाँ पे देख लें, दो कलर्स हैं, एक ब्लू है एक ब्लैक है। ब्लैक जो है वो आपको एग्जाम्पल दे रहा है और ब्लू जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद टाइटल, और टाइटल के बाद वी हैव एब्स्ट्रैक्ट विच शुड बी 250 वर्ड्स। वी हैव बैकग्राउंड्स जो कि आपको 1500 वर्ड्स तक लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना कैसे है वो मेंशन है और नीचे इसकी एग्जांपल है। देन यू हैव टू गो थ्रू रिसर्च क्वेश्चन, हम बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपके मेथड्स क्या हैं, स्टडी डिज़ाइन, रिसर्च स्ट्रेटजी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सी स्टडीज़ हैं, कौन कौन सी आउटकम मेजर्स हैं, जो अभी हमने डिटेल में बात की। ये मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर जो सैम्पल साइज़ है वो आपकी नंबर ऑफ स्टडीज़ होंगी जो कि आपने इंक्लूड की होंगी। दिस इज़ द डायग्राम जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। क्वालिटी असेसमेंट टूल मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया, आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप कौन कौन सी स्टडीज़ यूज़ करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड we will be talking about risk assessment। डाटा एक्सट्रैक्शन आपने कैसे की मैंने आपको डिटेल में बताया था।
देन यू डोंट नीड टू मेंशन एनालिसिस, आप यहाँ पे जस्ट रिजल्ट्स मेंशन कर देंगे अगर आप सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हैं। और दिस इज द टेबल जो मैंने आपको बताया था, योर आउटकम मेजर्स, एंड इन द कॉलम यहाँ पे आप स्टडीज को मेंशन करेंगे। सो ये आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर दूंगा। फाइनली वी हैव डिस्कशन एंड कंक्लूजन। और आप वेनकोर स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग यूज करेंगे। अगर आपको एंडनोट यूज करना आता है, इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट सेलेक्ट वेनकोर और आप इसको यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द अदर क्वेश्चंस? ओके, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हाँ प्रिज्मा को कैसे बनाना है। जो टेम्पलेट है ये आपको एम्प्टी मिल जाएगा, इसी के अंदर ही आपको अपनी तमाम चीज़ें फिल करनी है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखें इसके एंड पे स्कोरिंग दी हुई है। क्या आपने रिपोर्टेड ऑन पेज नंबर, देखिए मैं इसको स्टार्ट पे ले जाता हूँ। आपने टाइटल को किस पेज नंबर पर लिखा वो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। ये भी आपको वर्ड की फॉर्म में मिल जाएंगी, प्रिज्मा गाइडलाइंस में शेयर कर दूंगा। आपने रैशनल किस पेज पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स किस पेज पे हैं, तो ये तमाम की तमाम आपको इसी के ऊपर मेंशन करना है कि आपने किस किस पेज पे ये तमाम की तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? मैं डुप्लीकेशन रिपीट कर देता हूँ कि आपको डुप्लीकेशन कैसे अवॉइड करनी है। आपको विजिबल है? यस सर। ओके, मैंने यहाँ से जिस भी डेटाबेस में से रिमूव करनी है डुप्लीकेशन, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। नाउ आई विल गो टू रेफरेंसेस एंड यू कैन फाइंड दिस ऑप्शन, फाइंड डुप्लीकेट्स। Just click on it and you will get these duplicate records. So he's asking you keep this record or skip. So अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो इस पे keep this record पे click कर लें, otherwise you can skip it. Okay, so this is the way you can find duplication by using EndNote. And the other way, if you want to avoid duplication in Excel, what you can do is let me go to Excel. This is Microsoft Excel. Is it visible? Is it visible? Let me share it again. जी आप नजर आ रहा है एक्सेल? यस। ओके, आप यहाँ से जहाँ पे ऑथर नेम्स हैं इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फिल्टर्स पर जाएंगे और सॉर्ट पे चला जाए, सॉर्ट पे जाके आप A to Z सॉर्ट अप्लाई कर दें। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, इस पे सॉर्ट पे क्लिक कर दें। आपके जितने रेफरेंस हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी रिपीट हो रहा होगा वो आपको नज़र आ जाएगा, आप उसको मैनुअली रिमूव कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ द वे जो कि आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। द अदर वे यू कैन यूज़ इन एंडनोट। और इरम का क्वेश्चन था कि हमारे पास मिनिमम कितनी स्टडीज़ होनी चाहिए जिस पे हम सिस्टमेटिक रिव्यू कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकल फॉर्म में तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। कुछ लोगों ने 4 स्टडीज़ के ऊपर भी सिस्टमेटिक रिव्यू किया हुआ है, तो कुछ लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज़ के ऊपर भी सिस्टमेटिक रिव्यू किया हुआ है। लेकिन बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया आपको अपना एक थीसिस लिखना है। तो मैंने जो आपको फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपके जितने वहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन है वो आपको कंप्लीट करना है। So you must have minimum 50 pages, so you can include 10 to 20 studies, based upon which if you can complete your dissertation, it's good enough. So for research article writing and in terms of systematic review, हम 4 स्टडीज़ की बेस पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल सी स्टडी है। सो इस केस में आपको अपने थीसिस लिखने हैं,
So you need more studies. So even you can go, if you find more, you can go for more. Yes, Moiza, you can unmute yourself and ask the question. सलामुअलैकुम सर, मैंने पूछना था कि हम लोग आईटी का कर सकते हैं ना, तो हम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर हम अगर इंक्लूड, अब ठीक है? जी ठीक है। सर हम अगर अपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को वेरी कर लें, अगर हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को बढ़ाते जाए तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमने इंक्लूड करने हैं वो हम लोग कम कर सकते हैं इस तरह। तो मैंने ये पूछना था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स से कोई ताल्लुक है हमारी रिसर्च का या नहीं? देखें, आपको जो आपने आउटकम मेजर्स डिफाइन किए हैं, उसकी बेस के ऊपर जो आपने PICO क्राइटेरिया जस्टिफाई किया है, उसकी बेस पे आपको जितने भी आर्टिकल्स मिलते हैं वो आप अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर कि आप उसको नैरो डाउन करते जाएं, तो इवन देन आपको उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज मिल जाएंगी। ठीक है। और सर मैंने ये भी पूछना था कि अगर एक स्टडी का क्राइटेरिया 40 to 60 इयर्स ऑफ एज है फॉर एग्जांपल, तो अगर हमारा क्राइटेरिया जो है वो हमारा हो 30 to 80, तो वो मतलब हमारे क्राइटेरिया के अंदर लाई कर रही है, तो हम उसे इंक्लूड करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, आपके क्राइटेरिया के थैंक यू अंदर सो मच। एज ग्रुप लाई करा तो आप करेंगे। जी ओके, it will be helpful for all of you to start your journey in terms of systematic review. So if you have any confusion or problem, we both, me and Sir Kashif is here. You can communicate with us and then we'll try our best to resolve your issue. अक्सर नदीम बच्चे, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिंक्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। नो नीड टू गो टू द IT डिपार्टमेंट, आई विल शेयर द लिंक सो यू कैन डाउनलोड इट एट होम। So thank you so much, dear participants. Hope so it will be helpful. So we are going to quit. All the best. Okay, take care and Allah Hafiz.